Hello everyone, this is Abhishek Singh and today we are going to start our basic chemistry. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एज एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं जेई और नीट का, तो जो केमिस्ट्री का जो रोल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको स्कोरिंग हमेशा केमिस्ट्री को क्या माना गया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट माना गया है। तो जेई के भी यदि आप एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, और यदि नीट के लिए हैं तो भी उनके लिए केमिस्ट्री जो होगा वो हमेशा से स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। बात समझ में आई? तो इसके लिए यानी कि स्कोरिंग कब आपके लिए रहेगा, केमिस्ट्री कब आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा, जब आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे, एकदम पानी की तरह। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। और जब बेसिक्स आपके केमिस्ट्री के क्लियर होते हैं तो धीरे 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 वो कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन बिल्डअप होते जाता है। और जब आपको मेन चैप्टर में जब हम लोग आते हैं, जब हम फिर 11th के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, जब 12th के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, तो उस समय आपको परेशानी नहीं आती। बेसिकली ये जो अभी हम बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे, वो आपका 9th 10th से ही रिलेटेड कुछ मेन मेन कॉन्सेप्ट वैसे को डील करने वाले हैं, जो कि आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में एकदम सेम वहां पे देखने को या उससे एडवांस चीज पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यानी सिंपल कि जो अभी हम लोग यहाँ डील करेंगे बेसिक केमिस्ट्री में, उसका ओवरऑल डायरेक्ट कनेक्शन जो है आपका कहीं ना कहीं मिलने वाला है क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री में। ठीक है, यानी एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि ये कंप्लीट आपका बेस तैयार होगा, जिसपे फिर आपका इमारत और बिल्डिंग तैयार होने वाला है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ बेसिक्स एकदम छोटे से। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि आपको डाउट्स जो आएगा वो क्लियर करना है, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो छोटे छोटे चीजें रह जाती है। ठीक है, रह जाती है, बच्चे पूछते नहीं कि अच्छा ठीक है बाद में कवर कर लेंगे, अरे कल कवर कर लेंगे, अरे परसों कवर कर लेंगे। लेकिन वही छोटी छोटी चीजें जो है ना एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है, और फिर वो एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह बन जाता है, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि आगे के जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो इंटरलिंक्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आर यू गेटिंग माई आइडिया? ठीक, तो यानी कि डाउट्स आपको हमेशा पूछना है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या आपका परेशानी आ रहा है, किस चीज को समझने में परेशानी आ रही है, किस चीज को कैसे टैकल करेंगे हम, तो वो चीज जो है वो आपको समझना है। और वो चीज हमेशा जो आपके टीचर रहेंगे रेस्पेक्टिव उनसे कंसल्ट करते रहना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायो हो। ठीक है, उस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं वही जो हम लोग को जनरली जो आंख खोलते ही अपने को नजर आता है। आंख खोलते क्या नजर आता है? अब बोलोगे आंख खोलते तो सर जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं आंख खोलते तो माँ नजर आती है, फिर डॉक्टर्स नजर आते हैं, नर्स नजर आती है। ठीक है, साथ ही साथ मतलब और भी कुछ जो हम लोग देखते हैं, फैन नजर आ रहा है, ठीक है, दीवार नजर आ रहा है, टीवी नजर आ रहा है, मतलब कुछ भी जो हम देख रहे हैं सारा कुछ उस तरीके से अपने को नजर आ रहा है। तो याद होगा आपको 9th में एक टर्म स्टार्टिंग में ही आया था, मैटर। मैटर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वहीं से, किससे? मैटर से। मैटर किसको कहते हैं? ठीक है, मैटर किसको कहते हैं? ठीक, तो ये आप पहले से ही जानते होंगे कि मैटर किसको कहते हैं, लेकिन क्या बोले हम कि सारी चीजों को हम एक बार ओवरऑल डील करते हुए चलेंगे, आपके बेसिक चीजों को याद दिलाते हुए चलेंगे कि किसको क्या कहते हैं, क्या होता है, और थोड़ा सा इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने को भी पता है कि जो भी हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज अपने को नजर आ रहा है, ठीक है, उसका क्या हो? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ मास, वजन हो। ठीक है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। बात समझ में आया? वैसा चीज पूरे ब्रह्मांड में, वैसा चीज, ठीक है, जो कि ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को, ठीक है, जगह को, और साथ ही साथ उसका मास हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। बात समझ में आया? क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या लिखेंगे? एनीथिंग, ठीक है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मास, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मैटर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं? बस, ठीक है, ट्रेन, और क्या नजर आ रहा है? ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है? फैन,
जो भी नजर आ रहा है, टीवी, और क्या नजर आ रहा है, बुक्स, ठीक है, पेन, पेंसिल, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है, इटीसी, और भी बहुत सारी चीज, ठीक। अब यदि हम ये आपसे पूछे, क्या इमोशंस जो होता है, कहने का मतलब हम कहे कि हम बहुत ही दुखी हैं, तो जो दुखी हुआ या हम बहुत ही खुश हैं, ठीक है, मतलब हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, तो वो जो सारे शब्द हैं वो क्या मैटर कहलाएंगे क्या? क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे क्या? एकदम नहीं। कोई भी चीज इमोशंस हो गया या उस तरीके से कुछ भी चीज है, जैसे कि दुख हो गया, प्यार हो गया, ठीक है, उस तरीके का कोई भी इमोशंस जो होगा तो वो आपका मैटर नहीं कहलाता है, ठीक। लेकिन यदि हम बात करें एयर, एयर के बारे में यदि हम बात करें, एयर, ठीक है, तो एयर होगा क्या, मैटर होगा क्या एयर? इज एयर मैटर? मैटर होगा क्या? एकदम होगा मैटर। कैसे? अब बोलेंगे सर ये कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप यदि देखेंगे, बलून यदि लेंगे आप, ठीक है, और बलून में क्या करेंगे, हवा भरेंगे, तो हवा भरेंगे तो देखेंगे वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ ना कुछ तो स्पेस ले रहा है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अब रहेगा इसका मास तो समझ में नहीं आ रहा, काफी हल्का होता है, मास कैसे पता चलेगा? तो आपके घर में वो एलपीजी का सिलेंडर आता है, याद आ रहा है, घर में है, तो वो देखेंगे जब भरा हुआ आता है तो उसको उठाएंगे तो काफी वजनदार रहता है, लेकिन जैसे ही वो खाली हो जाता है तो उसका वेट काफी कम हो जाता है। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है, ठीक है, उसका क्या है, कुछ ना कुछ मास है, तभी वो भरा हुआ जब आता है तो एकदम जस्ट डबल, काफी उसका भार रहता है, काफी वजन रहता है। और जैसे ही वो हल्का होता है, जैसे ही वो खाली हो जाता है तो उसका वजन जो है वो कम हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एयर का जो है वो मास भी है और कहीं ना कहीं वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है, ठीक है। तो एयर जो है वो किस में आ जाएगा, आपका मैटर में आएगा, एयर किस में आएगा, मैटर में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एयर भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, क्या कर देंगे, एयर भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। क्लियर है? इसी को क्या कहा गया, मैटर। अब बात आता है कि मैटर, ठीक है, मैटर जो है ये जो हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये मैटर है, ठीक है, एक छोटा सा हम टुकड़ा ले लेते हैं, ये क्या है, मैटर है, ध्यान से समझना है एक एक चीज को, मैटर है, इसको क्या बोले हम, मैटर है, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं हम, ब्रिक एक ले लेते हैं, ठीक है, पत्थर ले लेते हैं, कुछ भी एक हम मैटर मान लिए इसको कि ये मैटर है, इसका मास है, और साथ ही साथ क्या है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि ये किसी भी चीज से तो बना हुआ होगा ना, इसका स्मॉलेस्ट कुछ तो होगा ना, बात समझ में आया? तो कोई भी जो मैटर रहता है, कोई भी जो मैटर रहता है, वो कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीजों से मिलकर के बना हुआ होगा, कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कुछ ना कुछ स्मॉल पार्टिकल जो होगा इसके अंदर भरे हुए होंगे, ठीक है, इस मैटर के अंदर में, इस मैटर के अंदर में ये छोटा 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 कुछ ना कुछ भरा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा चीज है उसको हम लोग कहेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, हो सकता है कि ये किससे मिलकर के बना हुआ हो, एटम से, ठीक है, एटम से, या फिर किससे, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से, या फिर किससे, एंड कंपाउंड, ठीक है, किससे मिलकर के बना हुआ, वो कंपाउंड से। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब हम बात कर रहे हैं वो किससे, एटम से, नहीं तो फिर मॉलिक्यूल से, और नहीं तो फिर किससे, कंपाउंड से। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, आ रहा बात समझ में, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, एटम्स यहाँ पे हम आयंस ले लेते हैं, जो कि कंपाउंड है तो उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। एटम्स, आयन, एटम, एटम्स या फिर आयन से या फिर कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ रहेगा, ठीक। अब जरा सा समझना है कि किस तरीके से हम कैसे इसको समझ सकते हैं, और थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे। अब क्या हम बोले कि मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, एकदम छोटे 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 चीजों से, ठीक है, और उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है एटम, हो सकता हो आयन, और हो सकता हो कंपाउंड। अब थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, सर एटम तो भूल रहे हैं, एटम किसको कहते हैं, आयंस भी भूल रहे हैं, कंपाउंड भी किसको कह रहे हैं, ठीक है।
उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है? छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जो कि क्या है? एटम से, आयन से, या फिर क्या हो सकता है? कंपाउंड से। क्लियर? अब ये मैटर जो है, ये मैटर जो है तीन फेज में हो सकता है। जनरली मैटर का आप 5 फेज पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बाद कौन सा? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम जनरली जो बात करेंगे वो किसका बात करेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हमें नजर आती हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मैटर जो हो गया किस फॉर्म में पाया गया? किस फॉर्म में पाया गया? या तो सॉलिड में, ठीक है, क्या लिखेंगे? इट एग्जिस्ट इन, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसमें हो सकता है? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में। क्लियर है? अभी इसकी बात हम फिर करने वाले हैं, ये क्या चीज। तो यदि हम सॉलिड मैटर का बात करें, किसके बारे में बात करें? सॉलिड मैटर का। ठीक है, यहां हम लिखते हैं सॉलिड, ठीक है, लिख रहे हैं सॉलिड, ये हम लिख रहे हैं। थोड़ा सा हम जगह बना ले क्या? अच्छा ठीक है, ये आ गया आपका लिक्विड, लिक्विड, और ये आ गया आपका गैस। क्या आ गया आपका? गैस। ठीक है, सारा चीज आपको रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। तो सॉलिड जो होगा, यदि इतना बड़ा मैटर है, तो सॉलिड कैसे बना होगा? जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होंगे, उनके बीच में थोड़ा सा भी जगह नहीं होगा, इसलिए वो सॉलिड हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए। बात समझ में आ रहा है? तो उनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, वो क्या करेगा? एक दूसरे को एकदम पकड़ करके रखा होगा, होल्ड करके रखा होगा, उनके बीच में थोड़ा भी जगह नहीं रहा होगा, इसीलिए वो सॉलिड बने, एकदम कॉम्पैक्ट बने, जटिल बना। जैसे ये मार्कर क्या है? एकदम ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड है इसका मतलब ये जिससे भी बना हुआ है, जो भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आपस में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम मिल करके, जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाए हुए, एकदम जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण ये सॉलिड बना हुआ है। ठीक, और इसके बारे में बात करेंगे। लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड में क्या होगा? जैसे कि हम मान लेते हैं ये आपका कंटेनर है लिक्विड, तो लिक्विड कैसे हो गया? सॉलिड से लिक्विड कैसे हो गया? जब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े थोड़े दूरी पे होंगे, थोड़े थोड़े दूरी पे होंगे, इनका ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये मार्कर है, मार्कर को हम जमीन पे फेंक दिए, मार्कर को जमीन पे फेंक दिए, तो ये क्या इसी तरीके से तो रहेगा? ऐसा थोड़ी कि मार्कर फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन वही हम कंटेनर में पानी लिए हुए हैं, पानी को यदि हम फ्लोर पे यदि हम डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? बह जाएगा। तो वो क्यों बहेगा, क्यों फ्लोट करेगा आपका? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, इस एटम के बीच का, ये जिससे बना हुआ, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो कहीं ना कहीं जो सॉलिड पार्ट होगा उससे कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई आइडिया? क्या हम बोल रहे हैं? अब सॉलिड में क्या होता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्स इन सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो क्या इनके एटम्स के बीच में, क्या इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जगह बचेगा क्या? एकदम नहीं जगह बचेगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर लेंगे? पूरे एक तरह से होल्ड करके रखेंगे। उनका डेंसिटी भी ज्यादा होगा और कई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक एक चीज करके हम लोग देखेंगे। लिक्विड में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम होने के कारण ही एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होंगे, और जिसके कारण वो इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक, अब ये तीसरा, तीसरा वाला जो गैस वाला जो बचा है, ठीक है, गैस वाला जो बचा है, तो गैस वाला में देखते हैं कि एक वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे वाले से बहुत दूर दूर रहता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आपको उधर जाना आप उधर जाइए, हमको इधर जाना हम इधर जाएंगे, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये है सॉलिड मैटर जो है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसियस में। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से आते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना है। अभी ये तीनों शब्द अभी बाकी है। ठीक है, क्लियर? अब
अब मान लेते हैं यही आपका सॉलिड है, जो हम बनाए हुए थे यही आपका सॉलिड है, ठीक है, यही आपका सॉलिड पार्टिकल है। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसका हम क्या बोले थे, किससे मिलकर के बना हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर उसके जगह हम कंपाउंड लिख सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, या फिर सॉरी एटम्स है, आयंस है, या फिर मॉलिक्यूल्स, वो सारे के बारे में डिस्कस अभी करने वाले। तो ये क्या बोले कि इसमें क्या होता है, देख करके ही अपने को लग रहा है ये क्या है, अपना सॉलिड वाला पार्ट है, सॉलिड वाला पार्ट है, तो इसमें देख करके ही अपने को क्या लग रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैक्सिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या कि इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। क्लियर है, अरे बहुत ज्यादा नजदीक आ गए तो डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इट मींस कि क्या लिखेंगे कि स्पेस बिटवीन द नेग्लिजिबल, स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, स्पेस बिटवीन द constituent particles is negligible, ठीक है, क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्लियर। तीसरा, तीसरा यदि हम बात करें कि क्या हो सकता है इसके बारे में, अब स्पेस कम है तो यदि हम बात करें किसके बारे में, आयंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे ना वो क्या होते हैं, वो मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, जैसे लिक्विड में, लिक्विड में क्या होता है कि फ्लोट करता है, यदि हम उसको जमीन पे गिरा दे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे, जो एटम्स जो रहेंगे जिससे मिलकर के वो बना हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है। ये भी चीज हम आपको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा या जो एटम्स रहेंगे जिससे मिलकर के ये बना हुआ है, अभी हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसका कंसिडर कर ले रहे हैं कि एटम, ठीक है, क्या है इसका, एटम है, उसको हम कंसिडर करके चलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्या होगा, मूव करेगा, क्या मूव नहीं करेगा, मूव करना चाहेगा, तो मूव यदि करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, ना इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा, तो वाइब्रेट करेगा ऑन इट्स ऑन पोजीशन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट ऑन इट्स ओन पोजीशन, ठीक है, अपने ही जगह पे वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, इधर उधर जाना चाहेगा। चौथा, डेंसिटी क्या होगा इसका, डेंसिटी, अच्छा क्या बोलते हैं, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो क्या एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, क्या मूवमेंट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम रहेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, के इज लेस, ठीक है। पांचवा, पांचवा हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इसका क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, डेंसिटी डायरेक्टली टू मास रहेगा और इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, उसका डेंसिटी होने के चांसेस है, लेकिन वॉल्यूम भी उसका कम होना चाहिए, यदि वॉल्यूम कम है और मास ज्यादा है इसका मतलब उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल कि इतना ही बड़ा वॉल्यूम में क्या है, रुई है, कॉटन है, ठीक है, और उसका मास क्या होगा, बहुत कम होगा, लेकिन इतना ही बड़ा हम क्या ले लेते हैं, एक ब्रिक का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, एक ईंट का टुकड़ा ले लेते हैं, तो कौन सा ज्यादा होगा, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ईंट का टुकड़ा वाला का। हम वॉल्यूम मान लेते हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन मास में फर्क आ गया, मास किसका ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा आपका ब्रिक्स का, ठीक है, तो मास ज्यादा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कि डी, ठीक है, डी इज डायरेक्टली टू एम, ठीक है, और इनवर्सली टू क्या हो जाएगा,
इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, जितना कम वॉल्यूम रहेगा उतना ही डेंसिटी ज्यादा होने की चांसेस आपका रहेगा। ठीक है, और जितना मास ज्यादा रहेगा उतना ही डेंसिटी ज्यादा होने की चांसेस रहेंगी। तो वही बात हो गया, यदि हम इतना बड़ा ऐसा भी समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हम थर्माकोल का टुकड़ा ले लेते हैं और इतना ही बड़ा हम एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, वुड का टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थर्माकोल का है और ये क्या है, वुड का है। ये ए और बी मान लेते हैं, थर्मोकोल का और ये वुड का टुकड़ा। ठीक है, तो हल्का कौन होता है, थर्मोकोल होता है, और भारी कौन होता है, वुड होता है। तो यदि ये भारी होगा, वजनदार होगा और वॉल्यूम दोनों का सेम रखें तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, डेंसिटी इसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, तो उसी प्रकार से सॉलिड वाले का जो डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू लिक्विड और गैसियस, एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसियस, तो डेंसिटी इज हाई। ठीक है, डेंसिटी इज हाई। तो ये रहा सॉलिड के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी जो कि आपको समझना और ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम आ जाए लिक्विड के बारे में, ठीक है, लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड के बारे में क्या हो जाएगा, यही है आपका लिक्विड, यही है आपका लिक्विड। ठीक है, यही आपका था। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, लिक्विड, लिक्विड, और ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैक्सिमम होगा क्या, नहीं। ठीक है, लेस होगा, लेस देन यस सॉलिड, बट ग्रेटर देन गैसियस। गैसियस में तो दूर दूर हो जाएंगे ना, और गैसियस में यदि दूर दूर हो जाएंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विड में हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड, ठीक है, बट ग्रेटर देन गैसियस। ठीक है, ज्यादा किससे रहेगा, गैस से रहेगा। स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, उसका था लेकिन इसका नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, मोर देन, क्या लिख सकते हैं, मोर देन सॉलिड, ठीक है, बट लेस देन गैसियस। ठीक है, क्लियर है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड वाइब्रेट इन इट्स ऑन पोजीशन, लेकिन ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा कि नहीं, ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव, ठीक है, वन पोजीशन टू अदर, लेकिन ये काफी स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकता है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, ग्रेटर होगा। ठीक है, कह सकते हैं ग्रेटर देन, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये तो मूव करेगा, तो जाहिर सी बात, ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन, ठीक है, गैसियस। ठीक, और डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी सॉलिड का हाई था, इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेस देन, ठीक है, सॉलिड एंड ग्रेटर देन गैसियस। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब उसी तरीके से आपको किसका लिखना है, गैस का। गैस का क्या रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, गैस का क्या रहेगा आपका होमवर्क, सेम इसी प्रकार से आपको लिख करके लाना है। आपको ये करना है, सबमिट करना है कि इसका 5 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, गैस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, डिटेल में और थोड़ा बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो लिखा हुआ था। ठीक है, यानी सबसे पहले हम पकड़ते हैं एटम को। किसके सबसे पहले पकड़ने वाले हैं, एटम को, कि एटम किसको कहेंगे हम। ठीक है, किसको कहेंगे एटम, एटम किसको कहेंगे। अभी जो आपको जानकारी हमको देना है उसके अनुसार एटम, या जो आप पढ़े हैं, ठीक है, 9th-10th में जो आप पढ़े हैं उसके अनुसार एटम किसको कहेंगे, किस चीज को हम एटम कहेंगे, किसको कहेंगे। एटम बेसिकली क्या होता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट रहता है ना, एलिमेंट का नाम आप सुने होंगे, 118 एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, स्ट्रोंसियम हो गया,
कई सारे हैं, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कई सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट है। तो वो जो एलिमेंट का सबसे छोटा वाला जो पार्ट रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एटम। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, एटम कहेंगे। क्लियर है, फिर से समझना। अब जैसे मान लेते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई एलिमेंट है, ये आपका क्या है, कोई एलिमेंट है, ये क्या है, कोई एलिमेंट है। अब इसका छोटा वाला पार्ट, कौन सा छोटा वाला पार्ट भाई, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम कहें, एक सेकंड पहले हम इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, एटम किसको कहेंगे, इट इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, which can which can take part in chemical reactions। ठीक है, समझ रहे हैं हम बात को। क्या इसका डेफिनेशन कहता है कि एटम्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। स्मॉलेस्ट पार्टिकल पहला ही लाइन कहता है, एक एक चीज को समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कह रहा है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है, एलिमेंट का। तो मान लेते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट है, कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं, कॉपर गोल्ड कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट ले लेते हैं, ये क्या है, मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट है एक्स, कोई एक्स एलिमेंट है। ठीक, अब बोलता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा, ये वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसको स्मॉलेस्ट मानेंगे, या ये वाला स्मॉलेस्ट है, या ये वाला स्मॉलेस्ट है, या ये वाला स्मॉलेस्ट है। किसको स्मॉलेस्ट हम कहेंगे, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किस चीज को हम स्मॉलेस्ट यहां कहना चाह रहे हैं। तो बात को समझना है कि जिससे छोटा और ना हो सके, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब भाई कुछ भी हो, अब तुम समझ लो, मेरे कहने का मतलब है सबसे छोटा वो जिससे और छोटा ना हो सके, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर, क्योंकि हम लोग वो माइक्रोस्कोप तो लेकर के बैठे नहीं है जिससे हम लोग एटम देख सकते हैं। तो क्या कहें हम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, जिससे छोटा और ना हो सके, वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बात हो रहा है। क्लियर, किसका, एलिमेंट का, किसका, एलिमेंट का। अब एलिमेंट किसको कहते हैं, एलिमेंट किसको कहेंगे हम, ठीक है। तो देखे जरा सा, एलिमेंट देखे किसको कहते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट किसको कहेंगे, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। पहला लाइन क्या बोला, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो समझ में आया अपने को, क्या समझ में आया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसका, ठीक है, इसका डेफिनेशन का। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो समझ में आया, जिससे और छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन किसका, एलिमेंट का। एलिमेंट किस चिड़िया का नाम है, पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, एलिमेंट हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट उसको कहते हैं दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, ठीक है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट, which cannot be split into simpler substance, ठीक है, simpler substance by any chemical means, ठीक है। हीट, इसमें हम ले सकते हैं कौन सा, हीट, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, etc। बात को समझना है, सिंपल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं कि एलिमेंट वैसा सब्सटेंस होगा जो विच कैन नॉट बी स्प्लिट, जो टूट नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है किसी दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है। विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू, ऐसे लिख सकते हैं, अदर सब्सटेंस, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अदर सब्सटेंस, यहां सिंपलर, सिंपल सब्सटेंस लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्या बोला कि वैसा सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट, ठीक है, इनटू अदर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मींस, यानी किसी भी तरीके के यदि हम केमिकल मींस उस पे केमिकल प्रॉपर्टीज का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और फिजिकल भी यदि हम ट्राई कर ले, ठीक, और वो किसी दूसरे फॉर्म में टूट नहीं रहा, किसी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, उसी चीज को हम कहते हैं एलिमेंट। लाइन तो समझ में आया, एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, बात को समझना है। क्या हम बोले, फिर से समझेंगे, वैसा सब्सटेंस जिसको हम किसी भी तरीके से फिजिकल या फिर केमिकल, खास करके केमिकल,
केमिकल प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर रहे हैं और वो दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं हो पा रहा है, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, उसी सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये गोल्ड, क्या है, गोल्ड। गोल्ड को क्या करेंगे हम, हीट कर दो, हाँ भाई हीट कर दो, भट्टी में डाल दो, ठीक है, 500 600 सेल्सियस पे ले जाओ, जितना मन उतने सेल्सियस पे ले जाओ, ठीक है। उसको और कुछ उसमें चेंजेस लाना है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दो, ठीक है, हथौड़ा लेके तोड़ दो, ऊपर से 10 माले से उसको फेंक दो नीचे, कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन क्या गोल्ड सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? गोल्ड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? गोल्ड कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? गोल्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? गोल्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? गोल्ड जेनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं। गोल्ड हमेशा गोल्ड ही रहेगा, भले वो किसी के साथ मिल करके वो एक अलग कंपाउंड बना दे, लेकिन वो जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें वो गोल्ड रहेगा। आर यू गेटिंग माई आइडिया? क्लियर हो रहा है? सपोज जैसे कि हम कार्बन ले लेते हैं, गोल्ड, ठीक है, कार्बन, ठीक है। कार्बन का रिएक्शन, हम रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, क्या बन जाता है, CO2। कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ, क्या बन गया, CO2। लेकिन पहले भी कार्बन था, पहले भी कार्बन था, और ये कार्बन मान लेते हैं कोयला था, डायमंड था, ग्रेफाइट था, कुछ भी था, कार्बन था, ठीक। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं हम लोग, इनहेल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, सांस लेने का काम कर रहे हैं, क्लियर। अब जो बना वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इनहेल कौन करता है, तो प्लांट से रहता है वो। तो ये काम बदल गया, काम बदल गया, लेकिन ये कार्बन पहले भी था, और ये कंपाउंड जो बना कार्बन भी अभी भी है इसमें, यही वाला, यही कार्बन है। और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन था, और ये भी क्या, ऑक्सीजन ही है। बात समझ में आया? तो ये अपने फॉर्म को नहीं बदला, जो कार्बन था कार्बन ही है, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन था नाइट्रोजन ही है, ठीक है। उसी चीज को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। क्या कहेंगे उसको, एलिमेंट। अब समझ में आया? बैक टू द पवेलियन आते हैं फिर से। यहाँ पे क्या बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब क्लियर हुआ कि एलिमेंट क्या है। अब उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल के क्या कहें, एटम कहें। उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहें, एटम कहें। और उसके बाद क्या कहता है, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। कुछ ज्यादा हिंदी बोल दिया हम, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वही क्या है, एटम कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा, ये तो हम बात की, हाँ भाई ठीक है। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, सर ये तो आप कार्बन बोले कि एलिमेंट, कार्बन बोले एलिमेंट, अभी बोल रहे एटम है। तो हाँ, ये एलिमेंट जो है ना, उसी का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे ये बहुत सारा कार्बन, तो कार्बन किससे, बहुत सारा कार्बन, कार्बन का टुकड़ा ले लिए एक, ठीक है, कोल का टुकड़ा ले लिए, ठीक है, डायमंड का टुकड़ा ले लिए, किसी का भी टुकड़ा कार्बन से जो बना हुआ उसका टुकड़ा ले लिए। अब वो किससे मिल करके बना हुआ होगा, छोटा 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 जो कण रहता है, छोटा 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 कण जो रहता है, आप ऐसा समझिए कि ब्रिक्स को लिए, ठीक है, ईंट को लिए। ईंट क्या इतना मोटा आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब उसको हथौड़ी से मार करके तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे, एकदम उसको क्या बना देंगे, चूरन की तरह बना देंगे, एकदम सैंड की तरह बना देंगे। तो छोटा छोटा कण जो नजर आ रहा है ना, तो उसको एज्यूम आप कर सकते हैं वो कण एक्चुअल है नहीं, उससे भी छोटा जाएगा। क्या बोले, जिससे छोटा और नहीं हो सकता है, ठीक। तो वो जिससे मिल करके बना हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड एटम। तो एलिमेंट क्या हो गया, जो कि दूसरे फॉर्म में नहीं बदल सकता है, और उसका सबसे छोटा वाला पार्टिकल को क्या बोले हम, एटम बोल रहे हैं। और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भाई केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कार्बन एटम फॉर्म में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। उसके एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, यहाँ पे O2 है, 2 एटम है। अब 2 एटम हो गया तो ग्रुप्स ऑफ एटम हो गया, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल हो गए। आर यू गेटिंग माय आइडिया? क्लियर है? तो कहता है जो कि पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में। किसमें पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में। तो अब केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, किसको कहेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ये दूसरा चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तीसरा चीज, इस एक डेफिनेशन में तीसरा चीज देखने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। केमिकल रिएक्शन एक वैसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस।
ठीक है, उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो द प्रोसेस in which new substance is formed with new properties is called is known as chemical reaction, is known as chemical रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल क्या है, यही तो है, क्या है एग्जाम्पल, C+O2 क्या हो गया, CO2। तो यही तो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ एक नए प्रॉपर्टी के साथ, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ एक नए प्रॉपर्टी के साथ। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या बोले हम, केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। पहले कार्बन था, कोयला था, डायमंड था, ग्रेफाइट था, कुछ भी था, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर दिए, रिएक्शन करवाए, बर्न कर दिए। ठीक है, अब बर्न करने के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो प्रोसेस हुआ उसी प्रोसेस को हम क्या कहें, यस केमिकल रिएक्शंस, उसी प्रोसेस को क्या कहें, केमिकल रिएक्शन। अब क्लियर हुआ एटम क्या चीज है। ठीक है, एटम वह सबसे छोटा से छोटा कण है, वह सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल है, किसका, एलिमेंट का, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट किसको कहा है, एलिमेंट वह सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अनदर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मींस, बाय इज कॉल्ड एलिमेंट, उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, ये क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए नए प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज कॉल्ड यस केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है, समझ में आया ये चीज। तो ये चीज हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी अपने को होना जरूरी है। अब थोड़ा सा हम फिर से हम आते हैं मैटर के पास, फिर से किसके पास आते हैं, मैटर के पास। अच्छा, एटम के एग्जाम्पल तो लिखे हैं आप, एटम का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख देंगे, कार्बन, ठीक है, बोरोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी एटीसी, ठीक है, एटीसी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। अब ये कार्बन कहने का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कार्बन जो एलिमेंट है वो हम ले रहे हैं, कण, दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, और पूरे उसको फैमिली को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस एलिमेंट कहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग किधर की ओर, मैटर की ओर। ठीक है, तो मैटर को जो है वो फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है, मैटर को फर्दर जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया। मैटर को दो भाग में बांट दिया गया, एक को कहा गया मिक्सचर, एक को कहा गया मिक्सचर और दूसरे को कहा गया प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। एक को कहा गया मिक्सचर और एक को कहा गया प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को फिर से दो पार्ट में बांट दिया गया, मिक्सचर को फिर से दो पार्ट में बांट दिया गया और उसको कहा गया होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंस था वो भी दो पार्ट में बट गया, जो प्योर सब्सटेंस था वो भी दो पार्ट में आपको बटता हुआ नजर आया, और वो क्या कहलाया, कंपाउंड और एलिमेंट्स। लिख देते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, और ये एलिमेंट के यदि बारे में बात करें तो जो 118 एलिमेंट है उसको भी तीन भाग में बांट दिया गया। ठीक है, तीन भाग में बांट दिया गया, कौन कौन सा, तो मेटल्स, ये आपका क्लास 10th में पढ़े होंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड्स को भी जो है वो हम ऐसे
थोड़ा सा इसको भी क्लासिफाई करना चाहें तो क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे तो कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं इसके बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके का बॉन्ड बना हुआ है उस कंपाउंड में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम आपको क्या कर सके, थोड़ा सा बॉन्डिंग का भी आपको नॉलेज दे सके, उसके बारे में भी कुछ समझा सके। तो जो कंपाउंड है उसको हम बांट रहे हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, और एंड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है किसका, मैटर का, ठीक है, क्लासिफिकेशन है किसका, मैटर का। तो ध्यान से समझेंगे कि क्या है मिक्सचर, क्या है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस भी हम उसको कह सकते हैं। तो बेसिकली मिक्सचर जो है, मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर जो है वो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या है, एक प्रकार का कैसे बना होगा। तो एक दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिलाने से किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में, ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में मिलाने से जो चीज बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं, मिक्सचर। भेल खाए होंगे ना, भेल, उसमें कैसे सारा कुछ मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं। तो उसमें कोई नहीं है, हाँ भाई आप खट्टा ज्यादा चाहिए तो खट्टा ज्यादा, तीखा ज्यादा चाहिए तीखा ज्यादा, ठीक है, मीठा ज्यादा चाहिए मीठा ज्यादा, सब मिला दिया, वो अपने अपने स्वाद के अनुसार। समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं मिक्सर के बारे में, कि यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी चीज को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर कहलाने लगेगा। ठीक, अब फर्दर, ठीक है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा यदि शॉर्ट, हालांकि ये सारा आप पढ़े हुए हैं, ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में, आ, लिख दे क्या यहीं पे हम, हाँ लिख देते हैं थोड़ा सा यहीं पे, इसके सम्मान में थोड़ा लिखना जरूरी भी है। ठीक, तो when when two or more components are combined in any ratio or proportion, any ratio or portion is called mixture। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। आ रहा बात समझ में। तो मिक्सचर जो है वो दो तरीके में बट गया, दो तरीके में बट गया, मिक्सचर दो तरीके में बट गया। हम क्या बोले, मिक्सचर का एग्जांपल कैसे दिए, मान लेते हैं कि कुछ मिला दिए, पानी मिला दिए और सॉल्ट मिला दिए, ठीक है, पानी मिला दिए, शुगर मिला दिए, ठीक है, सैंड मिला दिए और पानी मिला दिए, कुछ भी, ठीक है, मिला दिए, वो क्या तैयार हो जा रहा है, आपका मिक्सचर हो जा रहा है। बस ध्यान में ये रखना है कि ये केमिकल कंबाइन नहीं होगा, केमिकली कंबाइन नहीं होगा, डू नॉट केमिकली कंबाइन, ये चीज इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है, डू नॉट केमिकली कंबाइन, वो केमिकली कंबाइन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। यदि केमिकली कंबाइन होने लगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई आइडिया, क्लियर है। अब ये जो मिक्सचर है वो दो पार्ट में बट गया, एक जो था होमोजीनियस मिक्सचर और एक जो था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। होमोजीनियस मिक्सचर उस तरीके का मिक्सचर होगा, उसमें भी क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिले हुए रहेंगे, ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो मिक्सचर मिलेगा, यानी कि जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी कह सकते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ऐसा कह सकते हैं। एक जो सॉल्यूशन बना मान लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक को मान लेते हैं सॉल्यूट, एक को मान लेते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जनरली ज्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन ऐसा कहने का है ये ज्यादा और कम भी हो सकता है। ठीक, अब हम क्या बोले कि ये होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहा गया, जिसमें एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म होंगे थ्रू आउट मिक्सचर, ठीक है, यूनिफॉर्म होंगे थ्रू आउट मिक्सचर, यूनिफॉर्म समझा रहे हैं। तो ये कंप्लीट इसके लिए भी लागू होगा। ठीक, बस यहां पे एक मुख्य बात समझना होगा, क्या, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट
मिक्सचर सॉल्यूशन। ये होमोजेनियस मिक्सचर बेसिकली आपको क्या नजर आएगा, सॉल्यूशन में नजर आएगा। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म कहने का मतलब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सारे स्टूडेंट्स का क्या रहता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, यानी देखने में क्या है, एक जैसा। देखने में क्या है, समान, एकदम एक जैसा। मतलब कि वो जो मिक्सचर जो बनेगा, वो जो सॉल्यूशन जो तैयार होगा, जो मिक्सचर बनेगा, उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन होंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या हम बोले कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। अच्छा ये भी लिख देते हैं कि कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कहने का मतलब जो भी हम कंपोनेंट्स मिलाए हुए रहेंगे वो यूनिफॉर्म रहेगा पूरा सॉल्यूशन में। जैसे कि ये हम यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ग्लास, और एक ग्लास में हम क्या डाल दिए, कि क्या डाल दिए, हम पानी डाल दिए, क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, वाटर डाल दिए, और वाटर में क्या मिला दिए, वाटर में शक्कर मिला दिए, शुगर मिला दिए। शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, C12, शुगर C12H22O11, भाई साहब यही है शुगर जो आप खाते हैं, शक्कर। ठीक है, ये मिला दिए, और मिलाने के बाद क्या कर दिए, मतलब डालने के बाद पूरे तरीके से मिला दिए। अब मिलाने के बाद क्या आप कह सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे शुगर है, या यहाँ पे शुगर है, किसी एक जगह पॉइंट आउट करके क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ शुगर है, क्या नहीं बोल सकते हो। या सॉल्ट मिला दिए तो आप कह सकते हो क्या कि हाँ भाई इस पॉइंट पे NaCl है, इस पॉइंट पे सॉल्ट है, एकदम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट जो है, कंप्लीट जो है, यूनिफॉर्मली जो है, वो सॉल्यूशन में, मिक्सचर में पूरे तरीके से घुल मिल गया, एंड दैट इज क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और क्या हो सकता है, मिल्क, मिल्क, मिल्क भी क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें क्या मिले हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए हैं, प्रोटीन मिले हुए हैं, कई सारे इस तरीके के कंपोनेंट जो है उससे मिले हुए हैं, किसमें, मिल्क में। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर है, एटीसी, एटीसी। ठीक, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्या था कि कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, और वो क्या रहेगा, कंपोनेंट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, क्या रहेगा, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। क्लियर है, क्या बोले हम कि इसमें जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे कि सैंड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या किए, सैंड को जो है वो हम पानी में मिला दिए, तो सैंड पानी में मिलता है क्या, पूरे तरीके से नहीं मिलेगा। अब पानी में पूरे तरीके से नहीं मिलेगा तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई यहाँ पे सैंड का ये कण नजर आ रहा है अपने को। ठीक है, या फिल्टर करके हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, सॉरी फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यदि इसका बात करें तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लिख देते हैं, एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, सैंड सॉल्यूशन, सैंड सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में तो ये क्या होता है कि ये प्योर सब्सटेंस जो होता है वो हमेशा सिंगल रहेगा। कहने का मतलब है कि कभी भी मिक्सचर के फॉर्म में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, किसी भी मैटर का क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म रहता है, इस तरीके से इसमें घुलना मिलना नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आया? इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड, ऐसा लिख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड। ठीक है, किससे बना रहेगा, एक ही काइंड से बना हुआ रहेगा, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। जैसे कि एलिमेंट, कॉपर ले लिए तो कॉपर क्या है, केवल कॉपर है, Cu। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट है ना, ये बताते हैं, एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट मान लेते हैं किसका है, कॉपर का, कॉपर है। अब कॉपर है तो ये पूरा मान लेते हैं ये क्या है, कॉपर,
एलिमेंट। तो ये डॉट 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 जितने भी इसके एटम्स मिलेंगे, जितने भी इसके एटम्स मिलेंगे वो क्या होंगे, कॉपर ही तो होंगे, कॉपर ही तो होंगे। बात समझ में आया, क्या होंगे, कॉपर ही तो होंगे। अब कंपाउंड्स ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कंटेनर में अपने को क्या मिल गया, कंटेनर में पानी है, क्या है, वाटर है, इसमें क्या है, वाटर, H2O, H2O, H2O यदि बोल रहा है तो ये जो छोटा 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 ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगा वो क्या रहेगा आपका, और तो कुछ रहेगा नहीं, वो क्या रहेगा, H2O ही तो रहेगा, H2O ही तो रहेगा। बात समझ में आया। तो यही बोलता है, चाहे वो पानी कहीं का भी आप ले लीजिए, चाहे वो नल का पानी ले लीजिए, ठीक है, या फिर तालाब का पानी, पॉन्ड का पानी ले लीजिए, सी वाटर ले लीजिए, कहीं से भी पानी लाइए, आप कंटेनर में रखिएगा तो क्या मिलेगा, पानी ही रहेगा, ठीक है। इम्प्योरिटी मिल सकता है वो अलग बात, ठीक है, लेकिन जब हम केवल पानी की बात कर रहे हैं तो पानी आपको नजर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे एलिमेंट जो हो गया इस तरीके से हम समझाएं कि किससे मिल करके रहेगा, एक ही काइंड से, दैट इज कॉल्ड कॉपर से मिल करके वो रहेगा। अब थोड़ा सा ब्रीफली इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है भाई कंपाउंड और क्या है एलिमेंट्स, नोट कर लें। हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा देखेंगे, एलिमेंट्स के बारे में तो देख लिए हैं, अब उसके जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, और फिर कंपाउंड्स के बारे में। क्या देखने वाले हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स बेसिकली जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी हैं। मेटल किसको कहते हैं, तो अब जो डेफिनेशन अपने को चाहिए अभी, यानी कि 10th वाला नहीं, ठीक है, कि वो क्या है, लश्चरस होता है, सोनोरस होता है, ठीक है, वो अब नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, मेटल्स किसको कहेंगे, तो मेटल्स उसको कहेंगे जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सके और एक्वायर कर सके पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स किसको कहेंगे, विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड मेटल, उसको क्या कहेंगे, मेटल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एकदम बड़े आसानी से, लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे एग्जांपल में कौन सा हो जाएगा मेटल, मेटल कौन सा हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में सोडियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यस, स्ट्रोंशियम वगैरह कई सारे मेटल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल जो है वो आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, आयरन, ठीक है, आयरन, कॉपर, निकेल, स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, ठीक है, बहुत सारे आपके ये क्या मिलेंगे, मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, क्लियर है। ईटी से कर दे क्या, ये रहा आपका ईटीसी, क्लियर है। तो जैसे सोडियम जो होता है वो Na, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हालांकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम बताएंगे, लेकिन जो आप 10वीं में सीख करके 9th क्लास में जो सीखे होंगे उसके आधार पे हम कर रहे हैं 2 8 और 1, 2 8 और 1। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, और जिससे क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यदि -1 इलेक्ट्रॉन कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 8, और अपना ये क्या हो जाता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। लेकिन सिंपल अपने को ये समझना है कि जो है Na जो है वो आसानी से किस में कन्वर्ट हो सकता है, Na+, ठीक है, K जो है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा K+ में, ठीक है। उसी प्रकार से कैल्शियम जो है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा Ca+2 और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। क्यों ये कन्वर्ट हो सकता है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, बॉन्डिंग वगैरह जब समझेंगे तब, ठीक। उसके बाद ये आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो सकता है, Mg+2 और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बड़े ही आसानी से, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इसलिए इनको क्या कहा गया, मेटल्स कहा गया, इसलिए क्या कहा गया, मेटल्स कहा गया, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा, जस्ट इससे अपोजिट, लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, गेन इलेक्ट्रॉन,
गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर निगेटिव चार्ज। एंड एक्वायर क्या हो जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन सा हो जाएगा, बोले जल्दी से, कौन सा हो जाएगा एग्जांपल के तौर पे, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, कई सारे हैं, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ईटीसी, कई सारे नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। ये ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, ये ब्रोमीन क्या है, लिक्विड, लिक्विड नॉन मेटल है। बात समझ में आए, ये ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है। क्लियर है, नॉन मेटल्स ये हो गया। अब मेटलॉइड्स, अच्छा ये क्या करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, O2 माइनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये तो आपको थोड़ा सा जानकारी होगा ऑक्टेट का क्या चक्कर है, लेकिन फिर भी यदि नहीं भी है तो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या इसका होता है 8 एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 और 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और ये बन जाता है 2 और 8, ठीक है। क्लियर है। नाइट्रोजन का यदि बात करें तो होता है 7, यानी कि 2 और 5, और ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है N3 माइनस, ठीक है, N3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 और 8। क्लियर है। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। एक इसी में होता है मेटलॉइड्स, ठीक है, इसी में क्या होता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स किसको कहते हैं, वैसा एलिमेंट होता है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है, उसी को क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स किसको कहेंगे, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी होंगे, उसी को क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स होंगे, ठीक है। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टीज having both मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स कहेंगे। जैसे कि बोरोन, जर्मेनियम, ईटीसी, कई सारे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन कुछ हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके मेटलॉइड्स कहलाएंगे। क्लियर है। तो ये आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, ये यहां तक हम देखें। थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी देंगे जब बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे, यानी कि कंपाउंड्स के बारे में जब हम लोग देखेंगे तब, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज का सेशन आई होप आपको बड़ा मजेदार लगा होगा, समझ में आया होगा चीजों को, और जो नहीं समझ में आया होगा उसको डाउट्स के रूप में आप जरूर पूछेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए आगे के लिए। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।